This is test number 3 and we have discussed already 125 question. Question number 36 पे चलते हैं. Who among the following European powers were the last to come to India as traders before India independence? If India independence होने से पहले सबसे लास्ट में कौन से आए थे यूरोपियन पावर में? देखो अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में तो देखो पहला ऑप्शन है डच, फिर है इंग्लिश, फिर फ्रांस, फिर हमारे पास पोर्तुगीज. तो सबसे पहले तो पोर्तुगीज आए थे. पोर्तुगीज कब आए थे? 1498 के अंदर. अगर तुम देखो तो वास्को डी गामा सबसे पहले आया था कालीकट के अंदर. तो डी तो ऑप्शन होगा नहीं, वास्को डी गामा. फिर है हमारे पास डच अगर आप देखो तो डच की सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पे थी? आंध्र प्रदेश के अंदर थी, मछलीपट्टनम के अंदर 1605 के अंदर. तो 1605 में आया. उसके बाद अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी देखोगे, कैप्टन हॉकिन जो आया था तो वो 1608 की बात है. तो पहले तो आया पोर्तुगीज, फिर आया डच, फिर आया इंग्लिश. तो लास्ट में कौन आया? यूरोपियन. सॉरी, फिर लास्ट में आया हमारे पास फ्रांस. तो फ्रांस सबसे लास्ट में आया था. वो आया था 1664 के अंदर. और पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी इन्होंने? सूरत के अंदर. ये याद करने वाली बात है कि पहली फैक्ट्री सूरत में थी, दूसरी फैक्ट्री थी हमारे पास मछलीपट्टनम में. तो 36 का आंसर हुआ सी. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं. तो कंसिडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट. अच्छा, तो क्वेश्चन हैदराबाद, मैसूर एंड पंजाब विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट एक्सेप्ट द सब्सिडी लाइन सिस्टम. देखो सब्सिडी लाइन सिस्टम किसने कहा था? ये वाली बात है, सबसे पहले किसने लिया था? तो हैदराबाद ने बनाया, एक्सेप्ट कर लिया था. मैसूर ने भी कर लिया था. पंजाब ने नहीं किया था क्योंकि पंजाब में वार हुई थी और सबसे लास्ट में पंजाब ही आया था. और उस टाइम पे था डलहौजी. ठीक है, तो अगर आप देखो तो सबसे पहले था निजाम ऑफ हैदराबाद, रूलर ऑफ द मैसूर, फिर अवध आया था. इस तरह से चल रहा है. तो हैदराबाद और मैसूर तो प्रिंसली स्टेट इसके सब्सिडी लाइन सिस्टम में एक्सेप्ट कर चुके थे. पंजाब नहीं करता. पंजाब जो आया था वो सिर्फ मीन ऑफ द वार के थ्रू था. ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम 38 पे. द इनफेमस द ब्लैक होल ट्रेजिडी इज एसोसिएटेड विद. ब्लैक होल जो था हमारे, पहली बात तो ब्लैक होल किससे रिलेटेड है? पहले तो आप ये देखो, सिराज उद दौला नवाब ओ बंगाल. तो ये नाम याद रखने हैं. ठीक है, सिराजुद्दौला बंगाल ऑफ नवाब ऑफ बंगाल. उसने क्या करा? सबको पकड़ा था, एक टापू बंद कर दिया था और वो सब मर गए थे वहाँ पे ऑक्सीजन कमी की वजह से. उसे कहते हैं ब्लैक होल इंसिडेंट ऑफ द कलकत्ता. ये स्मॉल प्रिजन था एक तरह का विलियम फोर्ट के अंदर. तो ये था हमारा बैटल ऑफ प्लासी से रिलेटेड है इसका आंसर. ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी से. क्वेश्चन नंबर पे अगर आप आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाओ आप. क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर क्वेश्चन नंबर 38 तो शायद मैंने करा दिया ना आपको. 39 पे विच ऑफ द फॉलोइंग वर द एट्रीब्यूट ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1859 एंड 60. 1859 और 60 के बीच में बात चल रही है. द प्रेजेंट वर सपोर्टेड बाय द इंटेलिजेंसिया एंड. तो सही है, फर्स्ट तो हमारे पास सही है. तो उस टाइम पे तो काफ़ी किताबें आया करती थी उस टाइम पे, नोट्स छपा करते थे. तो वो तो उसमें उसको सपोर्ट किया था. इट वॉज लीड बाय द दिगंबर एंड भिषु विश्वास. हाँ, ये सही है इसका आंसर. दोनों सही है इसका आंसर. 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है. एडुकेट पेमेंट. क्वेश्चन नंबर 40 पे चल लो आप. कॉन्टिनेंटल सिस्टम बाय द नेपोलियन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म इन द इंडिया. देखो रिफॉर्म इन इंडिया के अंदर जो वो है कि 1813 के अंदर क्या हुआ था इंग्लैंड के अंदर कि भाई जो कंपनी की मोनोपोली थी जो वो इंडिया के साथ करा करती थी, वो ख़त्म हो गई थी. भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी वो 1813 के अंदर ख़त्म हो गई थी. सिर्फ इसी चीज़ को छोड़ के, टी और कॉफ़ी को छोड़ के, वो 1833 के अंदर ख़त्म हो गई थी. तो इसका जो आंसर है वो है आपका बी, चार्टर एक्ट 1813. मतलब कॉन्टिनेंटल सिस्टम बाय नेपोलियन लीड विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म. तो वो है चार्टर एक्ट 1813. 1813 के अंदर जो मैंने बताया ना आपको कि कंपनी की मोनोपोली ख़त्म हो गई थी कि भाई जो कंपनी थी उसमें क्या था कि इंडिया जो है के साथ ही व्यापार करेंगे, वो जब ख़त्म हो गया था. और बाद में 1833 के अंदर पूरी तरह से कंप्लीट हो गई थी. मोनोपोली 100% कंप्लीट हो गई थी क्योंकि 100% उसे ख़त्म कर दिया गया था क्योंकि उसमें टी भी इंक्लूड था. ठीक है, क्वेश्चन तो 40 का आंसर हुआ आपका बी. तो 41 पे चलते हैं. विद रेफरेंस टू द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी वर द सबॉर्डिनेट ऑफ द गवर्नर जनरल. ये तो बिल्कुल सही है, पहले बता चुका हूँ मैं आपको कि मद्रास और बॉम्बे वॉज द सबॉर्डिनेट ऑफ द बंगाल. ठीक है, एंड टू द गवर्नर जनरल आल्सो. तो फर्स्ट तो हमारे पास सही हो गया. अच्छा, 1884 में एक और चीज़ बनी थी, वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल. जबकि आप 73 में देखो तो वहाँ बना था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर. तो आप याद कर लो, स्टार्टिंग में होता कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सेकंड वाले में होता बोर्ड ऑफ कंट्रोल. तो दूसरा दिया हुआ देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंसिस्टिंग द चांसलर of the exchequer and secretary of state and 4 members of the council which is exercised to control the company civil military and revenue affairs. सही है इसका आंसर. फर्स्ट और सेकंड देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना, उसने क्या करा, उनके जो कंपनी की जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसको टारगेट करा. और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो था फाइनेंस को लेके, मतलब सिविल, रेवेन्यू
इनकी इनकी रिपोर्ट देखना। तो पहले वो फाइनेंशियल में था, एक तरह से पॉलिटिकल पूरा स्ट्रक्चर था। तो इसके बाद इसके बाद इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी पे पूरी की तरह से एक तरह से दबश हो गई थी। तो 41 का आंसर क्या हुआ? सी हुआ ना आंसर इसका। चलिए 42 पे चलते हैं। हु रोट द बायोग्राफी ऑफ ए होम? तो ये तो सिंपल से ही है, इसका आंसर तो सी है, विलियम वेडिबरम। ठीक है, ही वॉज अ सिविल सर्वेंट एंड ही वॉज सिविल सर्वेंट इन द इंडियन पॉलिटिशियन भी था। ही रोट द बायोग्राफी ऑफ ए होम। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 पे। 43 पे चलते हैं हम। इसके अंदर विच यूरोपियन कंपनी फर्स्ट स्टार्ट द स्ट्रेटेजी बाय यूजिंग द वेल इक्विपमेंट आर्मी तो टू इंटरवैन इन द म्यूचुअल क्वेरल्स ऑफ द इंडियन स्टेट के आपस में लड़ाई के अंदर सबसे ज़्यादा वेल इक्विपमेंट कंपनी वाली कौन सी थी? भाई इंग्लिश ही है, तो सी आंसर है इसका। तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है कि भाई इंग्लिश ही सबसे ज़्यादा वेल इक्विपमेंट हुआ करते थे उस टाइम पे। ठीक है, चलो। यूरोपियन कंपनी फर्स्ट स्टार्ट द स्ट्रेटेजी ऑफ यूजिंग इट इज़ वेल इक्विपमेंट आर्मी टू इंटरवैन इन म्यूचुअल क्वारल्स ऑफ इंडियन स्टेट में जो लड़ाई होती थी उनके बीच के अंदर जो उन्होंने पार्टिसिपेट करा, किस कंपनी ने, यूरोपियन कंपनी ने, जो वैल्यू इक्विपमेंट हुआ करती थी आर्मी के साथ। तो वो कहते हैं, वो तो हमारे पास कौन सा फ्रेंच है, डुप्लेक्स, याद करो डुप्लेक्स फ्रेंच गवर्नर एट पपांडुचेरी। इनकी जो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी हुआ करती थी, मॉडर्न फ्रेंच आर्मी थी और वेल डिसिप्लिन थे और इक्विप्ड थे। ठीक है, तो उसका आंसर हुआ 43 का बी आंसर हुआ। तो अब जब 44 पे चलते हैं। इन 1835 गवर्नर जनरल बेंट्रिक पास द रिजोल्यूशन रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस थ्रू द मीडियम ऑफ द वर्निकुलर लैंग्वेज। वर्निकुलर लैंग्वेज तो नहीं है इसका आंसर, मीडियम ऑफ इंग्लिश मीडियम है। जो मीडियम है वो इंग्लिश हुआ करता था। गवर्नर जनरल बेंट्रिक थे, उसने क्या करा कि प्रमोशन जो होगा, प्रमोशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस जो होगा वो थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो फर्स्ट तो गलत हो गया। अच्छा आगे पढ़ते हैं, भी पढ़ते हैं इसके अंदर। बेंटिक फेवर्ड मैकुलर रिपोर्ट 1835 ऑन द इंग्लिश बट गेट नोट सपोर्ट फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। गलत है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने ओके कहा दिया था उसको, तो दोनों ही गलत है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने सपोर्ट भी किया था और विलियम बेंटिक ने भी सपोर्ट किया था, तो दोनों हमारे तो 44 का आंसर दोनों गलत हो गए, डी आंसर है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं, 44 पे चलते हैं। 45 पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ द लैंड रिवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश ने जो इंट्रोड्यूस किया था वो हमारे पास है। ओवर असेसमेंट टू मैक्सिमाइज रिवेन्यू, सही है, रिवेन्यू जब ज़्यादा चाहते थे वो। एजर्स ऑफ द पेमेंट हैंड्स द माउंटिंग डेबिट्स ऑन द प्रेजेंट, सही है, जब एजर पेमेंट ज़्यादा होगा तो डेबिट कर्जा बढ़ेगा प्रेजेंट पे, किसानों पे, सही है। लैंड डिस्पोजिशन, ये भी सही है कि बहुत सारे तो बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि भाई कि कम से कम 30% जमींदार वो हो गए थे, आउट ऑफ इनडेबिट हो गए थे, इंसॉल्वेंट हो गए थे। तो राइजिंग एरीगेशन डिस्टर्बेंस और डिस्टर्बेंस बात हुआ था, तो 1 2 3 4 चारों आंसर हो गए, डी आंसर होगा, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलो आप। ड्यूरिंग द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी विच स्टेट हैज़ बी एनेक्स्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ द मिस रूल। इनमें से ऐसा कौन सा है जो मिस रूल के अकॉर्डिंग, मतलब कि मिस रूल पे कि भैया इनका एडमिट सही नहीं है और इनको ले लो। डलहौजी ने क्या था, अवध को, तो आंसर है इसका सी। ठीक है, नवाब ऑफ वाजिद अली शाह। ठीक, 46 का आंसर क्या हुआ, सी हुआ। 47 पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी द दस्तक क्या करते थे, दस्तक एक पास हुआ करता था जिससे जो पेमेंट ऑफ कस्टम होती थी ना वो फ्री हो जाती थी टोल पे, तो उसका आंसर हुआ बी, फ्री पास विदाउट पेमेंट ऑफ द कस्टम ड्यूज एट द टोल। ठीक है, तो 47 का आंसर हुआ बी। 48 पे चलते हैं। 48 पे चलते हैं हमारे पास कहाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आफ्टर 1805 द वर्सली वाज रिकॉल्ड फ्रॉम इंडिया, सही है, उसे बुला लिया था दोबारा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू यूज़ मिलिट्री जनरलशिप ऑफ द वर्सली अगेंस्ट द फ्रेंच थ्रेड इन यूरोप। नहीं, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वर्सले को तो इसलिए भेज दिया था क्योंकि उसने, मतलब ये द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू यूज़ मिलिट्री जनरलशिप ऑफ द वर्सले अगेंस्ट द फ्रेंच। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फर्स्ट हमारा सही हुआ, सेकंड हमारा गलत हुआ, तो 41 का आंसर 1 हुआ। तो इसका जो आंसर है ना वो आपको एज अ नॉलेज की तरह से लगेगा इसका आंसर, अगर आपको नॉलेज है थोड़ी बहुत तो उसके हिसाब से आप टिक करना पड़ेगा, ऐसा कुछ फैक्ट नहीं है, मतलब अच्छा वाला। विद द रेफरेंस ऑफ द वुड्स डिस्पैचर, ये पेपर में आ चुका है। वुड डिस्पैच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट आस्क द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया टू एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन ऑफ इट्स मास, सही बात है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना। इट रिकमेंडेड मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्चर फॉर द हायर स्टडीज़ एंड वर्निकुलर्स एट द स्कूल लेवल। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ये तो सेकंड हमारे पे गलत हो गया। इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉर द हायर स्टडी।
और वेनिकुलर जो है वर्निकुलर्स जो है वो स्कूल लेवल पे। मतलब ये था कि हायर स्टडीज़ के अंदर इंग्लिश चलेगी भाई। तो 49 का आंसर क्या हुआ फिर आपका, और ए सही हुआ, सेकंड गलत हुआ तो ए हुआ ना ऑप्शन, 49 का आंसर ए हो गया। 50 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर्स वर्सले सपोर्टेड द कॉज ऑफ द इंडियन प्रेस। तो इंडियन प्रेस को कौन करने वाला था? देखो वर्सले का इतना नाम नहीं था। मैट कैल्फे, देखो मैट कैल्फे तो था, क्योंकि मैट कैल्फे को ही इम्पोज्ड, उसने क्या करा था, उसने रिस्ट्रिक्शन हटा दी थी। तो उसको ही हम लिबरेशन ऑफ, इसे उसको हम इसको ही कहते हैं लिबरेशन ऑफ ना इंडियन प्रेस, उसे ही कहते हैं। रिपन ने क्या किया था, अच्छा लिट्टन ने क्या किया था, वर्निकुलर एक्ट लगाया था 1878 के अंदर, वो हटाया था रिपन ने। तो उसका आंसर आप देखो तो 2 और 4 हुआ, तो आंसर 2 और 4 हुआ, तो आंसर हुआ इसका सी। ठीक है, क्योंकि रिपन ही था और मैट कैफे ऐसे थे दोनों जिन्होंने इंडिया के अंदर जो जितनी भी हमारे पास ये किताबें हैं, इन सब के अंदर नोट्स हैं, इन सब चीज़ों को प्रेस के लिए उसको सपोर्ट किया था। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।